Good morning students, welcome once again. In this video we will discuss about the rest part of the chapter, the regional kingdoms. In part 1 we have already discussed about the regional kingdoms in the northern part as well as in the Deccan part. And in this video we will going to discuss about the regional kingdoms in the southern part. So let's continue the chapter. Open your book and see page number 13. There were three powerful kingdoms in the southern part. Means southern part में तीन powerful kingdom थे जो कि काफ़ी strong थे. उनमें से main थे, first was Palwas, second Pandyas and third Cholas. ये तीन पावरफुल किंगडम थे साउदर्न पार्ट में. इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग दिस वन वाज चोलास. इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था? चोलास, चोला डायनेस्टी. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पल्लवास. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पल्लवास इन स्टैंडर्ड 6 and they became very powerful in the 7th century. And their capital was the city of Kanchi. इनका जो कैपिटल था वो कहाँ था? कांची में था. And Pallava rulers built many temples in the southern portion because all these three kingdoms were interested in building of टेम्पल्स. उनका ये फीचर था, उनके ये खूबी थी कि वो टेम्पल्स बनवाने में उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई थी. इन द 9th century चोलास डिफीटेड पल्लवास. पल्लवास को चोलास ने हरा दिया एंड एंडेड देयर रूल, और उनके रूल को ख़त्म कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज पांड्यास. पांड्यास मीन्स ये दोनों जो थे इनके कंपैरिजन में काफ़ी मतलब वीक थे, और चोलास जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे. द पांड्यास रूल द रीजन अराउंड द प्रेजेंट डे मदुरई. अभी जो मदुरई में है, मतलब जो अभी का मदुरई पोर्शन है, वहाँ पे पांड्यास का रूल था. एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. लर्निंग मीन्स कुछ सीखना, कोई तरह का स्किल, आर्ट ऑफ स्किल. And he has, Marco Polo visited the Pandyan kingdom and he has left a detailed account of his visit. And the kingdom declined in the 14th century. Means ये इनका डिक्लाइनेशन कब हुआ? इनका डिक्लाइनेशन हुआ 14th century में, और इन्हीं के समय में मार्को पोलो ने इनके किंगडम को विजिट किया था और अपना अकाउंट लिखा था. किसी भी विजिटर के अकाउंट को, जो ट्रैवलर होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, कि किसी भी जो ट्रैवलर होते हैं उनके जो अकाउंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ट्रैवलॉग. सो वी हैव सो मैनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रैवलॉग ऑफ मार्को पोलो. उनसे हमको, उनके अकाउंट से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, because he has described so many things about their kingdom. Now third one was Cholas. ये सबसे strong थे. The Cholas established the powerful empire in the southern India. So इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था Imperial Cholas. इनको कहा जाता था इम्पेरियल चोलास. और दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियर अबाउट 4th century. 4th century मीन्स हाउ मैनी ईयर्स? 4th century मीन्स 400 ईयर्स, है ना. इन्होंने लगभग 400 साल तक यहाँ पे राज किया था, और इनके स्ट्रेंथ के कारण इनको क्या कहा जाता था? इम्पेरियल चोलास कहते थे.
एंड तंजौर, तंजौर इनके कैपिटल का नाम था, जो कि अभी जिसको अभी क्या कहा जाता है, थंजौर कहा जाता है। चोलास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थे वो राजराजा चोला एंड द राजेंद्र चोला, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब उनको कह सकते हैं फेमस रूलर्स, ठीक है। नाउ राजराजा चोला फ्रॉम ये थे चोला रूलर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन थे, राजा चोला। राजराजा चोला इन्होंने कब से राज किया था, इन्होंने 1985 से लेके 1016 तक इन्होंने रूल किया था। मीन्स ये इनका रेनिंग पीरियड था। सो राजराजा चोला ऑल्सो कॉल्ड राजराजा वन, इनको राजराजा वन के भी नाम से जाना जाता है। एंड वॉज ब्रिलियंट कमांडर, ब्रिलियंट कमांडर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए दे वेर मोस्टली बोथ द राजराजा चोला एंड राजेंद्र चोला, दे वेर मोस्टली इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पावरफुल आर्मी। मीन्स वो अपने आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, तरह तरह के वेपन्स और क्योंकि उनका मेन एम था कि वो कैसे भी करके अपने एरिया को एक्सपेंड करें। दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर रीजन। He built a strong navy to control trade along the coastal areas. Coastal areas means जो means यहाँ पे कोस्टल एरिया इस पार्ट को बोलते हैं। मान लिया ये दिस इज द साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे क्या है अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और जो सी के किनारा जो होता है उसको वहाँ पे जो लैंड पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। तो उन्होंने सबसे पहले ये नेवी को स्टार्ट किया था। मीन्स अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। एंड चोला फ्लीट कैप्चर द पार्ट्स ऑफ सेलोन। सेलोन मीन्स इन्होंने बहुत सारे सेलोन के पार्ट को भी कब्जा किया था। मीन्स श्रीलंका, श्रीलंका के बहुत सारे एरिया को भी इन्होंने कब्जा कर लिया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेवी। नाउ नेक्स्ट वाज द राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला जो कि सेकेंड राजेंद्र चोला जो कि सेकेंड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर में से एक माने जाते हैं। राजेंद्र चोला वॉज द राजराजा सन, मीन्स इनके सन थे ये। एंड ही सक्सीडेड हिज फादर टू थ्रोन। राजेंद्र चोला मेड हिज एम्पायर इवन मोर पावरफुल। मीन्स ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन्होंने अपने रीजन को एक्सपेंड करने के लिए, अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। एंड द चालुक्याज, हिज आर्मी डिफीटेड द चेराज, चालुक्याज एंड मार्च एज फार नॉर्थ एज मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल। मीन्स साउदर्न पार्ट में तो स्ट्रॉन्ग थे ही, धीरे धीरे इन्होंने अपने एरिया को ये वेस्ट बंगाल तक भी स्प्रेड होते चले जा रहे थे। एंड आफ्टर दिस विक्ट्री राजेंद्र चोला कॉल्ड हिमसेल्फ। राजेंद्र चोला ने अपने आप को क्या बताया था, गंगाईकोंडा चोला, विच मीन्स वन हु हैज़ कॉन्क्वेड प्लेसेस अप टू द रिवर गंगा, है ना। इन्होंने अपने आप को क्या बताया था, गंगाईकोंडा चोला, because he expand his area up to the river Ganga. So he considered himself as a Gangaikonda Chola.
And he also built new capital near Tanjore called the Gangaikonda Cholapuram. Means उन्होंने अपने कैपिटल को क्या नाम दिया था? गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये उन्होंने अपने कैपिटल को कहा था, ये उनका कैपिटल था. गंगाईकोंडा चोलापुरम was his capital. Rajendra Chola, the most daring campaign was the Southeast Asia. For centuries, Indian merchants had been trading with the various parts of the Southeast Asia and southern China. Means इन्होंने trade को भी expand किया. And Indian ships had to pass through the Straits of Malacca, which was the controlled by the kingdom of Sri Vijaya. And the merchants of Sri Vijaya did not allow the Indian ships and merchants to sail in this region. Means ये बहुत मतलब ये अपने ट्रेड को जब एक्सपेंड कर रहे थे, उसी बीच में जो मर्चेंट्स थे उनको श्री विजय के किंगडम से होके जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया. एंड द मर्चेंट्स ऑफ द श्री विजय डिड नॉट अलाउ इंडियन शिप्स. मीन्स वो इंडियन शिप को परमिशन नहीं दे रहे थे कि वहाँ से वो क्रॉस करें. एंड देन मैनी ऑफ दिस मर्चेंट्स वेयर फ्रॉम the merchants of Sri Vijaya did not allow Indian ships and the merchant to sail in this region, and then many of these merchants were from the Chola kingdom. They appealed to Rajendra Chola for help. तब वो जो क्रॉस उनको नहीं किया जा रहा था, मतलब परमिशन नहीं दिया जा रहा था, then they demand for help and he sent fleet and defeated the Sri Vijaya king. तब उन्होंने क्या किया, राजेंद्र चोला ने, कि जो श्री विजय के जो आर्मी था तो उनको उन्होंने डिफीट किया ताकि इंडियन शिप को वहाँ से क्रॉस करने दिया जाए. सो ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउदर्न चाइना मेड चोला किंगडम वेरी हेल्दी. एज यू नो दैट दे गेन मैनी मच और वेरी हैवी अमाउंट फ्रॉम द ट्रेड ड्यूरिंग दैट पीरियड. The successor of Rajendra Chola continued to fight against the neighboring kingdoms, and this continuous conflict depleted and treasury and weakened the Chola powerful considerably. The empire declined towards the end of the 13th century. Means continue conflict, लगातार लड़ाई होने के कारण धीरे धीरे आर्मी भी डिक्लाइन होने लगी, ख़त्म होने लगी, और ट्रेजरी मीन्स खजाना भी ख़त्म होने लगा. तो धीरे धीरे मीन्स 13th सेंचुरी के लास्ट तक इनका जो है वो डिक्लाइनेशन मीन्स इनका रूल का एंड हो गया, वो पूरी तरह से उस समय ख़त्म हो गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कल्चरल अचीवमेंट्स. लाइक फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स. Cholas were great temple builders. As I have told you that the three dynasty, Palwas, Pandyas and Cholas, were very much interested in building of their temples, and they were also interested in sculpture and the bronze image of the Lord Shiva. क्या कहते हैं उसको? जो ब्रॉन्ज इमेज है उसको हम लोग नटराज के नाम से जानते हैं. लॉर्ड ऑफ डांस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंट. मीन्स एक मिसाल है चोला स्कल्पचर का, आर्ट का. उन्होंने अपने समय में लैंग्वेज एंड लिटरेचर को भी काफ़ी डेवलप किया. द चोला पीरियड विटनेस ए ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज तमिल, तेलुगु, कन्नड़. मैनी लिटरेरी वर्क्स वेर ट्रांसलेटेड इनटू दीज लैंग्वेजेस. मीन्स दूसरे लैंग्वेज के वर्क्स को, दूसरे लैंग्वेज के बुक्स को उन्होंने इस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में ट्रांसलेट कराया, क्योंकि ये जो इन भाषा को जानने वाले लोग थे ताकि उनको आराम से पढ़ सकें. एडमिनिस्ट्रेशन यू नो, प्रशासन. उस समय उनका प्रशासन व्यवस्था कैसा था?
administration. Kingdom was divided into province. Province, you know, अभी हम लोग प्रोविंस क्या है, उस समय जो स्टेट्स जो हुआ करते थे, है ना, जस्ट लाइक स्टेट का जो लेवल था वो प्रोविंस के लेवल के बराबर था. एंड उनको क्या कहा जाता था, उनको मंडलम्स कहते थे. लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नर्स, और उनको कंट्रोल कौन करता था, मीन्स पूरा जो ये था, प्रोविंस वेयर गवर्न बाय, और मंडलम्स, इसको कहते थे मंडलम्स. और ये कंट्रोल किसके द्वारा होता था, गवर्नर के द्वारा. इसको गवर्नर्स कहते थे, गवर्नर के द्वारा होता था. मीन्स एक जो किंगडम होता था दैट वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और मंडलम्स. प्रोविंस या मंडलम कहते हैं, और जिसको लुक आफ्टर करने की ड्यूटी, मीन्स उनकी एक प्रोविंस को, मतलब एक प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो एक गवर्नर पर हुआ करती थी. नाउ इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू numerous valnadus. Each valnadus consisted of many villages. और इसके बाद क्या था, इसके बाद था ये मंडलम्स were divided into valnadus and it was divided into villages. Number of villages, है ना. Mandalams were divided into valnadus and valnadus were divided between the villages, and the village was the lowest unit, means सबसे छोटा यूनिट जो था वो विलेज था. अभी जैसे now we have at present country is divided into state is divided into so many district, and district is divided into villages, just like province or mandalams divided into valnadus and valnadus divided into so many villages. There were also many towns. Towns को क्या कहते थे, नगरम्स. Towns जो था उसको उस समय नगरम्स कहते थे, such as तंजौर, कांची and पुहार. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि विलेज लेवल पे हुआ करता था, and it was the special feature of the Chola dynasty. Village enjoyed freedom in looking after their own affairs. Each village has two assembly and sabha. The former was general assembly. अब जैसे village, इसमें था लोकल सेल्फ government at the village level. At present we have local self government at the village level. So just like that उस समय भी local self government था village level पे. और ये विलेज मीन्स विलेज में जो उस समय का जो विलेज था उनको भी बहुत हद तक फ्रीडम प्रोवाइड किया गया था. एंड ईच विलेज हैड टू असेंबली. हर एक विलेज को दो असेंबली में बांटा गया था, एंड सभा. ये दो असेंबलीज थे, इसको दो असेंबली में बांटा गया था. द फॉर्मर वॉज द जनरल असेंबली ऑफ विलेज एंड द लेटर वॉज द गैदरिंग ऑफ ऑल मेल एडल्ट्स ऑफ द विलेज. मीन्स ये जो था ये जनरल असेंबली हुआ करता था, और इसमें जो थे वो पूरे मेल एडल्ट्स ऑफ द विलेज वो मिला करके सभा बनता था. एंड दीज असेंबली ऑल्सो फॉर्म मैनी सब कमिटीज, and all affairs of the village such as measurement of land under cultivation, calculation of tax,
its collection, settlement of disputes, sharing of water, building and repairing of water tanks and irrigation canals, so on were looked after by these committees. और ये सभा जो थे वो डिफरेंट कमिटीज़ बनाते थे और इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी committees to provide or to work for the different facilities like land under measurement of land under cultivation, calculation of tax, building of water tanks, repairing of water tanks, such and so on. Now, agrarian expansion in the Tamil region. There were some new developments in the agriculture. More area was means उस समय ये मेन मोटो मेन एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एग्रीकल्चर के अंडर में लाने के लिए. एंड दिस वॉज द due to the two developments. First, a lot of dry, barren and forest land was made fit for the cultivation. और बहुत सारा एरिया जो कि फॉरेस्ट कवर्ड एरिया था, है ना, दैट एरिया वेयर उनको साफ करके उनको कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था. एंड देन सेकेंड, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वेर एक्सटेंडेड टू न्यू एरियाज. और इरिगेशन मीन्स सिंचाई, means to provide irrigation facilities to that area. The temples took the lead in both. Chola temples had obtained a lot of money through donation which was invested in agriculture. और उस समय जो ये डायनेस्टीज़ जो थी, चोला डायनेस्टी जो थी, वो बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने बनवाए थे. और उस टेम्पल में जो लोग डोनेशन प्रोवाइड करते थे, जाते थे, डोनेट करते थे मनी, दैट वेर यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़. और उस डोनेटेड मनी को उन्होंने किस चीज़ में यूज़ किया? उन्होंने ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया. किंग्स ऑल्सो ग्रांटेड लैंड in dry areas so that grantees made effort to provide irrigation facilities. और उस समय किंग भी जो थे उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, सो दे वर एबल टू डोनेट द लैंड एज वेल एज मनी फॉर द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़. एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड गेव ए फर्दर impetus to the agriculture expansion. मीन्स यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पज़ और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो था वो पूरी तरह से ये किया गया था, बढ़ाया गया था. Another important development was the growth of crafts and increase in the trade between the far-flung areas through the Tamil region and outside. Means जैसा कि अभी बताएं आप लोग को कि इस समय टेम्पल बिल्डिंग, एग्रीकल्चर पर्पज़ और ट्रेड को काफ़ी एक्सपेंड किया गया, उस पर बहुत ध्यान दिया गया. And new philosophies and bhakti. Many new religious sects arose in this period. And Basava founded the Lingayata sect in the 12th century. Shankaracharya preached the Advaita philosophy. Ramanuja and Madhva of Bhakti philosophy were under other religious teacher reformers of this time. And due to this sense, the doctrine of Bhakti or complete devotion to God became very popular in the south. Means ये सब मैसेजेस जो अच्छे सीख होते हैं, है ना, टीचिंग्स होते हैं, जो कि लोगों के बीच में स्प्रेड किया गया कि टू हेल्प द नीडी पीपल, लिव विद द प्योरिटी ऑफ, टू डू एनी वर्क विद द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, एंड टू लिव विथ पीस ऑफ माइंड. मीन्स एकदम पूरी तरह से दिमाग को शांत करके कैसे जिया जा सकता है, ये सब टीचिंग्स को समय स्प्रेड किया गया. सो नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड then in next video we will continue with the next chapter. So till then, take care.